बेटा परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंघ गुणधर्म है। इस क्वेश्चन को देखो। ले सत्यम मैं गटूडा अब देखो इधर बेटा, ये सवाल दो सवाल है इसमें। पहली बात तो ये पूछा कि परासरण दाब क्या है, पहला सवाल क्या है, और फिर ये भी सिद्ध करा रहा है आपसे कि परासरण दाब एक अणुसंघ गुणधर्म है। साथ में क्या सिद्ध करा रहा है कि परासरण दाब, ये तो हमें पता है कि परासरण दाब एक अणुसंघ गुणधर्म है। कितने अणुसंघ गुणधर्म होते हैं? 4। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। लेकिन इसमें सिद्ध करना है कि आप ये बताइए कि परासरण दाब किस बेस पे आप ये बोल रहे हैं कि वह एक अणुसंघ गुणधर्म है। यही सवाल है। तो पहले हम पहली बात कर लेते हैं परासरण दाब। परासरण दाब तो लिखिए परासरण दाब में बेटा विलयन की तरफ लगाया गया, विलयन की तरफ लगाया गया वह बाह्य दाब, विलयन की तरफ लगाया गया वह बाह्य दाब जिसके कारण परासरण की क्रिया रुक जाती है, परासरण की क्रिया रुक जाती है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। इसे ऐसे बनाना बेटा, पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सही है। अब परासरण दाब से पहले हम परासरण समझ लेते हैं। इसको बनाना नहीं, मैं अलग थोड़ा समझा देता हूं। इस तरह से एक बेटा कंटेनर होता है, इसमें दो पोर्शन हो गए। ये हमारा लग गया एसपीएम, एक पन्नी लगाई जाती है, अर्ध पारगम झिल्ली जिसे बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? अर्ध पारगम झिल्ली। इधर भरते हैं हम लोग बेटा शुद्ध विलायक। क्या भरते हैं? शुद्ध विलायक। और इधर भर देते हैं हम लोग विलयन। इधर क्या भर देते हैं? तो क्या होता है कि जब इस तरह का आप कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो जो शुद्ध विलायक के कण होते हैं वो विलयन की तरफ जाने लगते हैं। कहां जाने लगते हैं? और किससे होकर? अर्ध पारगम झिल्ली की तरफ से होकर। तो बोलते हैं कि विलायक के कणों का अर्ध पारगम झिल्ली से होकर विलयन की तरफ जाना, इधर को जाना, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर दूसरे शब्दों में आप कहना चाहे तो विलायक अकेले है तो इसकी सांद्रता क्या होगी? तन होगा ये। अब विलयन क्या होता है? मिक्सचर होता है। मिक्सचर है तो कई चीजें होंगी तो कैसा होगा? सांद्र। तो आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि तनु विलयन की तरफ से, तनु विलयन की तरफ से विलायक के कणों का, किसके कणों का? विलायक के कणों का एसपीएम से होकर, किससे होकर? अधिक सांद्रता की तरफ या सांद्र विलयन की तरफ जाने की क्रिया का नाम क्या होता है? परासरण दाब। लेकिन वो परासरण क्रिया का नाम होता है। अब कर किधर जा रहे हैं?
इधर। अब तुमको रोकना है, उसे क्या करना है, तो दाब किधर लगाओगे, इस तरफ या इस तरफ। कण जो है इस तरफ आ रहे हैं, अब इसको रोकना है तो किधर लगाओगे, इस तरफ लगाओगे। तो जो दाब लगाओगे वो आप कहां से लगाओगे, बाहर से। इसीलिए लिखा है कि विलयन की तरफ लगाया गया वह बाह्य दाब, मतलब इतना बाह्य दाब लगा देना कि ये कण इस तरफ ना आ पाए, क्या ना कर पाए, यानी कि परासर की क्रिया क्या हो जाए, रुक जाए। उसी दाब का नाम क्या देंगे आप, और उसे किससे दिखाएंगे, या सिंपल भाषा में परासर की क्रिया को रोकने के लिए, किसकी क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन की तरफ लगाया गया बाह्य दाब ही परासर दाब है, और इसे किससे दिखाते हैं, पाई से। हेडिंग डाले परासर दाब का सूत्र, हेडिंग डाले बेटा परासरण दाब का सूत्र। परासरण दाब का सूत्र। अब देखो ध्यान देगा, पाई बराबर लिख लेंगे MRT, पाई बराबर MRT, ये परासर दाब का सूत्र होता है। पाई बराबर जहां पाई बराबर लिखो बेटा परासर दाब, पाई को क्या पढ़ोगे आप लोग, अब ब्रैकेट में लिख लेना वायुमंडल में, मात्रक भी लिखते जाओ ब्रैकेट में। पाई जो है वो परासर दाब है, और ब्रैकेट में उसका मात्रक ले लेना हमेशा किसमें रखना है, वायुमंडल में। सही यहां तक। एम बराबर लिखें बेटा विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, मोलरता बड़ा वाला यम बेटा। अब मात्रक लिखना है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है। आर बराबर लिख लेना बेटा विलयन स्थिरांक, विलयन स्थिरांक। और ये बात जब मैंने चैप्टर बताया कई बार बताया ना कि आर का कई बुकों में यस लिखा होगा बेटा, तो सेम ही चीज है, उसमें आपको नहीं जाना, चाहे आर लिख लो चाहे यस लिख लो। और इसका मान भी लिख लेना बेटा, यहां पर सवाल में इसका मान रखोगे 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर कैलोरी, इसका मान याद रखना। सवाल में आर का अगर आपको मान न दिया जाए तो फिर ये मान यूज करना है आपको, तो वहीं पे ब्रैकेट में लिख लेना आर का मान बेटा पर कैलोरी। पर का केवल मतलब होता है उसे डिवाइड में लिखना है, बस ये मतलब होता है। और क्या बचा बेटा, टी, टी को लिखे बेटा परम ताप, परम ताप जानते हो, नहीं जानते ब्रैकेट में केल्विन में। तो परासर दाब क्या है ये पता चल गया, परासर दाब का सूत्र क्या है ये पता चल गया। अब अगली हेडिंग डाले बेटा परासर दाब का मात्रक, परासरण दाब का मात्रक। तो मात्रक लिखे बेटा वायुमंडल, और इंग्लिश में इसको हम एटीएम लिख देते हैं बेटा, ये परासरण दाब का मात्रक होगा। कई बार होते हैं केमिस्ट्री में लिखना उतने कुछ है, बस उसको थोड़ा इस तरह से लिखना है कि थोड़ा देखने में सेटअप में लगे कि आप हर एक चीज को सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हमारा हो गया परासर दाब, ये क्या हो गया। अभी इसमें एक और सवाल पूछा था, सवाल ये था कि आप सिद्ध करिए या आप कैसे बताएंगे कि जो अणुसंघ गुणधर्म है वो एक कैसी गुण, वो परासर दाब एक अणुसंघ गुणधर्म है। तो लिखें बेटा उसका आंसर, परासर दाब को, नहीं डायरेक्ट लिखिए, परासर दाब को अणुसंघ गुणधर्म, परासरण दाब को अणुसंघ गुणधर्म इसलिए माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि परासर की क्रिया में
क्योंकि परासरण की क्रिया में विलायक के कण, क्योंकि परासरण की क्रिया में विलायक के कण किसके कण बेटा? विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जाते हैं। होकर जाते हैं। ये आपका रीजन हो गया। और उसका हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी क्रिया में जो विलायक के कण होते हैं, किसके कण होते हैं? वो तनु विलयन से कहां जा रहे हैं? सांद्र विलयन की तरफ। और किससे होकर जाते हैं? अर्ध पारगम झिल्ली। ये मेन पॉइंट है, ये नहीं छूटना चाहिए कि तनु से तो जाएंगे सांद्र में, पर ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, उनके बीच में एक एसपीएम या अर्ध पारगम झिल्ली लगी होनी। ये प्रॉपर इसका आंसर है। ठीक है, देख लो इसको। अगर कुछ बताना तो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसे बन सिद्ध, सिद्ध को कहां बोला? वो बोलेगा ना कि निगमन करो, अगर नहीं बोला तो क्यों करेंगे हम? प्रदर्शित करना हो, अनुसंधान दिखावट है, स्टेटमेंट है वो। अगला लिखो बेटा। जीरो 0.1 m यूरिया तथा 0.1 m NaCl विलयन में किसका परासरण दाब किसका परासरण दाब अधिक होगा? कारण स्पष्ट कीजिए। ये सवाल अभी लेटेस्ट पिछले साल का ही है। ठीक है, तो देखिए दो आपको बिलियन दिए गए थे। दो क्या दिए गए हैं? बिलियन। एक है यूरिया का और एक है NaCl का, और दोनों की सांद्रताएं दी गई हैं। पूछा गया है किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों। तो अगर हम परासरण दाब के सूत्र की बात करें तो सिंपल सूत्र होता है पाई बराबर R स्थिरांक, उसको बदलना नहीं है। T की कोई बात नहीं की, दोनों का सेम मानेंगे। तो उस कारण से क्या होना चाहिए था? परासरण दाब दोनों का बराबर आना चाहिए था, क्योंकि दोनों की सांद्रताएं क्या है? बराबर है। लेकिन परासरण दाब का एक और सूत्र होता है पाई बराबर IMRT। पाई बराबर आई ये बताता है कि उसके कितने आयन वहां उपस्थित है, या कितने अनुपस्थित है। कितने का उपस्थित है? जिसे हम लोग बोलते हैं 1/2 गुणांक, जिसे क्या बोलते हैं। तो अब अगर 1/2 गुणांक की बात करें तो यूरिया तो कभी ना तो जुड़ेगी किसी के साथ, ना तो टूटेगी, यानी कि ना तो सगुणित होगी और ना ही वियोजित होगी। ना तो सगुणित होगी तो इसका 1/2 गुणांक कितना आ जाएगा?
एक ना तो टूट रहा ना तो जुड़ रहा। लेकिन अगर आप NaCl की बात करें बेटा तो ये वियोजित हो जाता है, वियोजित के बाद कितना दे देता है, तो इसका आई कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो जब इस फार्मूले में यूरिया के लिए लगाओगे तो पाई बराबर 1 MRT बनेगा, और जब यही सूत्र लगाओगे NaCl के लिए तो क्या बनेगा, तो किसका परासर दाब अधिक है, और किसके कारण, 1/2 गुणांक के कारण, किसके कारण। तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा, दोनों विलयनों की आई सब में लगता है। हाँ ये अच्छा सवाल है सक्षम का। आपने तोड़ दिया, ठीक है। हाँ वो नहीं टूटता है। तो यहाँ तो बताओगे कि नहीं टूटेगा तो I1 होगा, बताया तो, ना तो सगुणित होगा ना तो वियोजित होगा। सही है, तो लिखे बेटा, दोनों विलयनों की सांद्रताएं बराबर हैं, दोनों विलयनों की सांद्रताएं बराबर हैं, दोनों विलयनों की सांद्रताएं बराबर हैं, दोनों विलयनों की बेटा सांद्रताएं क्या है, सही यहां तक, क्योंकि यूरिया विलयन की सांद्रता कितनी है 0.1 और NaCl की भी कितनी है, तो हमने लिख दिया है कि दोनों विलयनों की सांद्रताएं बराबर है, परंतु NaCl का, परंतु NaCl का 1/2 गुणांक, परंतु NaCl का 1/2 गुणांक, NaCl का 1/2 गुणांक यूरिया के 1/2 गुणांक से, यूरिया के 1/2 गुणांक से अधिक होगा, अधिक होगा। ये तो सिंपल हो गया, लेकिन उसमें कारण स्पष्ट के लिए बताया है, किसके लिए, तो आपको 1/2 को सही से बताना पड़ेगा कि उसका किस कारण से ज्यादा है और यूरिया का किस कारण से कम है। तो नीचे लिखे बेटा कारण, कारण लिखे बेटा, क्योंकि NaCl, हाँ क्योंकि NaCl विलयन के अंदर जाकर के, ऐसे लिखना बेटा, Na प्लस एक्वस तथा Cl माइनस एक्वस, Na प्लस एक्वस तथा Cl माइनस एक्वस आयनों में वियोजित हो जाता है, आयनों में वियोजित हो जाता है, आयनों में वियोजित हो जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण NaCl का 1/2 गुणांक, NaCl का 1/2 गुणांक 2 हो जाता है, 1/2 गुणांक 2 हो जाता। सही भैया, देखो इधर भाई NaCl है, अब इसको तुमने डाल दिया वाटर के अंदर, किसके अंदर, तो किसमें किसमें टूटेगा, Na प्लस एक्वस, और तो इसका आई कितना आ गया, और आई को ही हम लोग क्या बोलते हैं 1/2 गुणांक, तो लिख लें ये रिएक्शन।
ये वो सवाल है कि ये छूट जाते हैं जब आते हैं पेपर में, इसलिए इनको ध्यान से देखना। इस तरह के सवाल होते हैं जो आपके 80 के ऊपर रिजल्ट कराते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं और उसमें कोई ऑप्शन तो होता नहीं कि आप उसको नहीं तो उसको करें, मतलब आया तो करना है, नहीं नंबर वो वाले निकल जाते हैं। सही है, इसी के नीचे लिखो है, ये लिख गया। हाँ नीचे लिखो बेटा, जबकि बोलू, जबकि यूरिया बिलियन के अंदर जाकर के, यूरिया बिलियन के अंदर जाकर के CONH2 NH2 CONH2, जबकि यूरिया बिलियन के अंदर जाकर के ना तो सगुणित होता है, ना तो सगुणित होता है, ना तो क्या होता है बेटा, और ना ही वियोजित होता है। ना तो सगुणित होता है और ना ही वियोजित होता है, जिसके कारण यूरिया का वांछित गुणांक 1 होता है। तो ना तो ये सगुणित होगा और ना ही वियोजित होगा। और सगुणन और वियोजन क्या हो, पिछले क्लास में बताया था। तो अगर कोई चीज ना तो टूट रही ना तो जुड़ रही, तो वो अगर एक है तो हमेशा कितना रहेगा, एक ही रहेगा, इसलिए इसका ही कितना हो जाएगा, एक। तो ये आपका प्रॉपर आंसर है, इसको भी लिखना है। अब इसको पढ़ लें, अगर इसमें कुछ बताना हो तो बताएं। भाई आपको डायरेक्ट देखना है तो देख लेते हैं, हटाओ इसको, मैं एक बार दिखा देता हूं। इसको नोट नहीं करना, उसको समझ लो, बता रहा, ये नोट कर लो। भाषा तो नहीं बहुत कठिन हो रही, भाषा इजी है, ये होगी बहुत टफेस्ट भाषा ना होती, यादें नकीन हो तुम, हटा लो इसको। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें यूरिया बिलियन के लिए, ध्यान समझना बेटा, पाई निकाल रहे हैं यूरिया का, किसका निकाल रहे हैं, तो सूत्र होता IMRT, सही है। तो आई की जगह यूरिया का आई है 1 और ये हम कितना दिया है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये आएगा। और अगर मैं यही सूत्र लगाऊं बेटा NaCl के लिए, किसके लिए, तो सूत्र क्या होगा, IMRT, ये बनेगा। अब NaCl का आई कितना है और मोलरता कितनी है, RT को RT रहने दी, ये कितना आएगा बेटा। अब सबको दिख रहा है किसका परासरण दाब अधिक होगा, भाई RT दोनों में कॉमन है, 0.1 और 0.2 में कौन बड़ा होता है, 2 बड़ा होगा। तो यही आपने लिखा है कि दोनों की सांद्रताएं बराबर हैं, दोनों की सांद्रताएं कहां हैं, परंतु वांट ऑफ गुणांक NaCl का अधिक है, वांट ऑफ गुणांक किसका अधिक है, NaCl के, जिसके कारण NaCl बिलियन का परासरण दाब यूरिया के बिलियन के परासरण दाब से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। सही आता है, तो पूछना इसमें प्रॉपर आंसर है, ठीक। अगला लिखिए बेटा, क्वथनांक क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, इसका मोलरता से क्या संबंध है, क्या संबंध है। हाँ बस ये क्वेश्चन था, और ये आया कब कब आए, 2020, 22 और 23।
भाई 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 हाँ, अब देखिए यहां से अब क्या है, अब आपके क्वेश्चन रिपीट होना चालू हो गए हैं। तो जो क्वेश्चन जितना पार्ट पीछे हो चुका होगा उसको स्केप करते जाएंगे और बाकी लगाते जाएंगे ना, तो फिर उसी तरह कहानी बहुत बड़ी बनती जाएगी। जैसे आपको क्वचनांक उन्नयन से आप क्या समझते, ये कहानी पहले लिख जाइए कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में, किसमें, शुद्ध विलायक में आवासशील विलय को मिलाते हैं, आवासशील विलय को मिलाते हैं, तो बनने वाले विलयन का क्वचनांक, बनने वाले विलयन का क्वचनांक शुद्ध विलायक के क्वचनांक से क्या होता है, अधिक होता है। आता है विलयन के क्वचनांक तथा विलायक के क्वचनांक के अंतर को ही क्या कहते थे, क्वचनांक उन्नयन कहते थे। वो वाला वहां से निकाल लोगे, लिख लोगे आप, लिखा है क्वेश्चन की नहीं लिखा, पिछली क्लास में लिखाया गया था। अब सीधे आप हेडिंग इसमें ये डाल ले, क्वचनांक उन्नयन अपने से लिख लेना आप लोग। अब हेडिंग डाल ले बेटा, क्वचनांक उन्नयन का मोललता से संबंध, डायरेक्ट ये हेडिंग डालें। हाँ, हेडिंग डाल के उसके आगे लिख लिया जाता है। जैसे हेडिंग डाल लेना क्वचनांक उन्नयन, पहले हेडिंग डालो, मैं तुम्हें बता दो कसर फेर बनाई जाती है। क्वचनांक उन्नयन हेडिंग पहले डालो केवल। अब बस इसमें वो लिख लो का जो भी क्वेश्चन आपके पिछला वाला हो, इस वाले क्वेश्चन को देखें। क्वचनांक उन्नयन क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारे लिए, हाँ, तो लिख लें क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ताकि जब रिवाइज करोगे तुम्हें ये पता भी रहे ना कौन से पन्ने को पलटना है। नंबर डाले सीरियल से, तो बस वही लिख लो जो नंबर हो, इस नंबर वाले क्वेश्चन। हाँ, पिछला में भी बहुत लंबा हो गया, उनका नंबर डाले हो तो तुम तुरंत वही पहुंचे तो पारी। हाँ ठीक, हाँ, इस तरह से जैसे कोई चीज हो जाए तो क्वेश्चन नंबर डाल लिया करो, ताकि जब रिवाइज करो तो सीधे उसी क्वेश्चन में जाओ तो ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। सही बेटे, क्वचनांक उन्नयन हो चुका है, कहो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ दोबारा, एक्सप्लेन नहीं करना है, हाँ, लिखने को आप वहीं से लिख लेना। अब हेडिंग उन्नयन का मोललता से संबंध, डायरेक्ट ये हेडिंग डालें। हाँ, हेडिंग डाल के उसके आगे लिख लिया जाता है। जैसे हेडिंग डाल लेना क्वचनांक उन्नयन, पहले हेडिंग डालो, मैं तुम्हें बता दो कसर फेर बनाई जाती है। क्वचनांक उन्नयन हेडिंग पहले डालो केवल। अब बस इसमें वो लिख लो का जो भी क्वेश्चन आपके पिछला वाला हो, इस वाले क्वेश्चन को देखें। क्वचनांक उन्नयन क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारे लिए, हाँ, तो लिख लें क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ताकि जब रिवाइज करोगे तुम्हें ये पता भी रहे ना कौन से पन्ने को पलटना है। नंबर डाले सीरियल से, तो बस वही लिख लो जो नंबर हो, इस नंबर वाले क्वेश्चन। हाँ, पिछला में भी बहुत लंबा हो गया, उनका नंबर डाले हो तो तुम तुरंत वहीं पहुंचे तो पारी। हाँ ठीक, हाँ, इस तरह से जैसे कोई चीज हो जाए तो क्वेश्चन नंबर डाल लिया करो, ताकि जब रिवाइज करो तो सीधे उसी क्वेश्चन में जाओ तो ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। सही बेटे, क्वचनांक उन्नयन हो चुका है, कहो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ दोबारा, एक्सप्लेन नहीं करना है, हाँ, लिखने को आप वहीं से लिख लेना। अब हेडिंग डाली बेटा, क्वचनांक उन्नयन तथा मोललता में संबंध। क्वचनांक उन्नयन, हाँ, 2 क्वेश्चन है ना, क्वचनांक उन्नयन तथा मोललता में संबंध। मोललता में बेटा, मोललता है ये लिखिए, चले लिखो बेटा। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि, प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि किसी विलयन का क्वचनांक उन्नयन ब्रैकेट में डेल्टा टी भी लिख लेना, ये होता है क्वचनांक उन्नयन, क्वचनांक उन्नयन डेल्टा टी भी, सही है, वो डेल्टा टी भी, हाँ, उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है।
उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। हो गया बेटा। तो देखो यहां पे हमने लिखा है कि प्रयोगों द्वारा हमने ये देखा है कि किसी भी विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन होता है, जो क्या होता है क्वथनांक उन्नयन, वो उसी विलयन की मोललता की क्या है समानुपाती। तो अब देखना डेरिवेशन कैसे करेंगे बेटा ध्यान से। क्वथनांक उन्नयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोललता, ये लाइन सही है। क्वथनांक उन्नयन मतलब क्या बेटा, समानुपाती किसके, मोललता को स्मॉल एम, और समानुपाती हटाओ तो कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा टीबी बराबर के ले आते हैं, के कांस्टेंट होता है, लेकिन ये किसका है बॉइलिंग क्वथनांक का है, तो इसमें क्या लगा दूं, ये आपका सूत्र है। सही है, नोट करो, लिख ले सकता हूं, लिखने को है छोटा डेरिवेशन। हो गया भैया, नोट हो गया यहां तक। लिखो बेटा, जहां लिखो जहां डेल्टा टीबी बराबर, जहां डेल्टा टीबी बराबर विलयन का क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा टीबी बराबर विलयन का क्वथनांक उन्नयन, विलयन का क्वथनांक उन्नयन, के बी बराबर लिखें बेटा विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक, के बी को क्या बोलोगे बेटा, विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलल हो गया बेटा। और क्या बचा, एम क्या होता है विलयन की मोललता, तो लिख लें बेटा, देख लें इसमें और कुछ बताना है, इतना प्रॉपर आंसर इसको लिखना पड़ेगा आपको। सही यहां तक। अब हेडिंग डालिए, अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, हेनरी के नियम पर, इसमें तो नहीं कुछ पूछना, अगला लिखिए बेटा, हेनरी के नियम पर, हेनरी के नियम पर, हेनरी के नियम पर टिप्पणी लिखिए। सही यहां तक। अब देखो इधर, हेनरी के नियम में तुम्हें टिप्पणी लिखना है, किसके नियम पर, हेनरी नियम किसके लिए था, गैस की द्रव में विलेयता के लिए दिया था। किसके लिए दिया था कि कोई भी द्रव अगर आप ले रहे हैं तो उसमें गैस जो है वो कितनी घुलेगी, उसके संबंधित एक नियम दिया। जैसे समुद्र का पानी हो गया, तालाब का पानी, उसमें कुछ मात्रा में ऑक्सीजन घुली होती है, CO2 भी होती है, ऑक्सीजन होती कि नहीं होती तालाब के पानी में, कहीं के भी पानी में। हाँ ठीक है, तो ऑक्सीजन होती, तो वो कितनी मात्रा में घुला है उसमें, इससे संबंधित उन्होंने एक समीकरण दिया था, और उसी समीकरण का नाम है हेनरी का नियम। तो लिखो बेटा, हेडिंग डालेंगे हेनरी का नियम। लिखो बेटा, बोलो बेटा, स्थिर, ऐसे लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप
किसी गैस की द्रव में विलेयता ब्रैकेट में लिख लेना बेटा ग्राम में, वो भी विलेयता किसमें बताएंगे आप, ग्राम में। उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अब देखिए बेटा, हेनरी ने ये कहा था, ध्यान समझना बेटा, जैसे ये कोई हमारा द्रव है, ये हमारा कोई क्या है बेटा, अब इसमें कोई गैस घुली हुई है, इसमें कोई गैस, अब कोई एक गैस तो घुली नहीं होगी, बहुत सारी गैसें घुली होगी और उन सबका अपना स्वयं का दाब होगा। तो जैसे मान लिया हमको निकालना है कि ऑक्सीजन कितनी घुली होगी, क्या निकालना है, तो बोला है कि इस ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा, इस ऑक्सीजन की किसमें मात्रा बेटा, ग्राम में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या समानुपाती होगी, किसके, उसी गैस के आंशिक दाब के। आंशिक दाब का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका कोई ब्लॉक है, इसको 10 लोग खींच रहे हैं, 10 लोग इसको धक्का मार रहे हैं, ठीक है, एक तो मान लो यही है मां, है ना, मान लो सत्य में वहां घूम रहा है बेचारा, अय्या मान लो सौरभ खड़ा है, अय्या होगा हमारा प्रदुम होगा मान लो। अब इन तीनों लोग इस ब्लॉक को आगे को खींच रहे हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि सत्यम ने कितना जोर लगाया तो वो उसका आंशिक हो जाएगा, कुल में हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है। बात समझ में आ रहा है? आंशिक का मतलब होता है कोई काम को बहुत से लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा कितना हिस्सा है, बात समझ, ये होता है आंशिक। तो अब यहाँ पे गैसें हैं, द्रव में क्या है, तो सब गैसों का कुल दाब तो सबके द्वारा आएगा, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की अगर मैं दाब की बात करूं तो उस दाब को क्या बोलोगे, आंशिक दाब। CO2 के दाब को बोलूं तो वो कौन सा आएगा, आंशिक दाब। अब कुल दाब क्या होगा, सभी गैसों का दाब। तो उन्होंने बोला है कि किसी भी द्रव में जब कोई गैस को हम घोलते हैं, कोई गैस को क्या कहते हैं, तो उस गैस की घुली हुई मात्रा, वो भी ग्राम में, उस गैस की घुली हुई मात्रा किसमें, उसी गैस के आंशिक दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। उसी गैस के आंशिक दाब की क्या होती है, तो नीचे लिखे बेटा, माना, वही करा रहा हूं प्रूविंग की तरफ, माना किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा, W ग्राम है तथा उसका आंशिक दाब P गैस है, इस तरह से लिख लेना बेटा, आंशिक दाब P गैस है, तो हेनरी के नियम से P गैस है, ये लिखा है, तो हेनरी के नियम से ध्यान देख, हेनरी ने क्या बताया था, घुली हुई गैस की ग्राम में मात्रा समानुपाती होगी उसी गैस के आंशिक दाब के। तो हमने मान लिया कि कोई द्रव में कोई गैस है जो कितनी घुली है, W ग्राम, तथा उस गैस का आंशिक दाब कितना है। अब इसको हटाओ तो कोई कांस्टेंट लाओगे, तो कांस्टेंट हमेशा बेटा क्या आता है, के, लेकिन ये किसके लिए, हेनरी के लिए, तो इसको क्या लिख दूं, सही यहां तक, और यहां पे क्या लिख दूं, ये आपके हेनरी का नियम का सूत्र आ गया। नहीं ठीक है, लिख लो, और अगर हिंदी से लिखना तो एक लाइन और लिख लेना, गैस का द्रव्यमान, वो भी बेटा किसमें, ग्राम में। यूनिट जरूर लिखा करो, नहीं सवाल में पता नहीं चलता कि मोल रखना है कि ग्राम में लिखना है कि केजी में लिखना है, सही यहां तक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गैस के आंशिक दाब, कर लीजिए बेटा, हाँ, KH को हेनरी स्टर्न बोलेंगे।
बोलो बेटा। बोलो यहां पर लिखिए बेटा, जहां, हाँ, जहां W इक्वल टू गैस का द्रव्यमान ग्राम में, W को क्या पढ़ोगे बेटा, गैस का द्रव्यमान ग्राम में, W बराबर गैस का द्रव्यमान ग्राम में, KH बराबर लिखो बेटा हेनरी स्थिरांक, KH को क्या लिखोगे, अब देखो बेटा KH का मात्रक फिक्स नहीं होता है, सही है, तो यहां पे नहीं लिखाऊंगा भाई, कई बार उसका मात्रक हम लगाएंगे एटीएम, कई बार क्या लगाएंगे, और कई बार उसका मात्रक लगाएंगे एटीएम इनवर्स, तो उसका कोई मात्रक फिक्स नहीं है, इसलिए अभी उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। पी गैस बराबर लिखें गैस का आंशिक दाब वायुमंडल में, गैस का आंशिक दाब वायुमंडल, इनमें कोई दिक्कत हो बताइए, सही यहां तक।